अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक और मैं हूं आपकी मेज़बान नाइमा भट्ट। नाज़रीन बहुत खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में। और आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूं ज़िंदगी के बारे में, खुशहाली के बारे में। हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे, अपना ख़्याल रखे और अपने साथ साथ अपनी बॉडी का भी ख्याल रखे। अब अपने बॉडी के ख्याल रखने में क्या चीज़ें आती हैं, हम बात करते हैं पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा लेकिन हमारी सेहत जो है उसको ख़राब कर रही है। क्या ऐसी खुराक है जो हम खाते हैं जिससे हमारी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट होता है वो फाइनली हमें ऐसी इलनेस हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है जो हमारी ज़िंदगी सारी तबाह कर देता है। ये बातें बोलने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन जब इनके असरात हम पे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हम आज ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है मोटापा। अच्छा, अब एक और बात है कि पाकिस्तान में मोटापे को लिया कैसे जाता है, ओबेसिटी को कैसे ट्रीट किया जाता है, ओबेसिटी है क्या, जो ओबीस लोग होते हैं उनकी क्या इश्यूज़ हैं और इससे आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, इन सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फैसल मसूद मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दी मोस्ट टैलेंटेड, आई वॉन्ट जस्ट से ही इज़ अ डॉक्टर बिकॉज आई थिंक ही इज़ एवरीवेयर। Mathematician, he knows about science, he knows about your body and he knows what's going on in Pakistan. So sir, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और इस बहुत अहम मौजू के ऊपर आपने आज बात करने का बेड़ा उठाया। ये मोटापा पाकिस्तान के अंदर ओवर लास्ट 30-40 ईयर्स बहुत बढ़ता जा रहा है। जो WHO के स्टेटिस्टिक्स हैं 1960 से जब हम 2010 के कंपैरिजन करते हैं तो हमारे यहाँ जो ओबेसिटी है, मोटापे के रुझान है, वो 30% पॉपुलेशन के अंदर आ गया है। और ये मोटापा जो है हमारी सेहत के हवाले से हमारे लिए बहुत सी बीमारियों का पेशखैमा साबित हो सकता है और इस लिहाज से हमें अपनी सेहत और उसके बाद अपने बच्चों की सेहत के लिए इसके ऊपर तवज्जो करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सर, वैसे मोटापे की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कंफ्यूज हैं और एक ट्रेंड भी है पाकिस्तान में कि कहा जाता है कि सेहतमंद हो, अच्छे घराने से लगती हो, तो ये मोटापे की डेफिनेशन और पाकिस्तान में जो है वो ज़रा मुझे एक्सप्लेन। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब इसे आप देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे यहाँ मोटापा सेहत की अलामत समझा जाता है। जो बंदा सेहतमंद हो लेकिन उसका वजन नॉर्मल या नॉर्मल से कम हो तो उसे कहते हैं ये बहुत कमज़ोर है। और कमज़ोरी का रुझान सिर्फ कमज़ोर जिस्मानी तौर पे नहीं है, जो माली तौर पे कमज़ोर होता है उसे भी कमज़ोर कहा जाता है। तो हमारे लोग, कोई भी आदमी खाता पीता लगना चाहता है, मोटा लगना चाहता है कि लोग उसे फाइनेंशियली और बकाया तरीके से उसे बेहतर समझें। ये सोशल एस्पेक्ट है। लेकिन इसके साइंटिफिक तरफ आके अगर आप गौर करने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वजन का ताल्लुक आपके कद से है। जो आपका कद बढ़ता जाएगा आपका वजन उसके मुताबिक बढ़ता जाना चाहिए। इसके हवाले से एक लंबे आदमी का कद और एक छोटे आदमी के कद के बराबर के अंदर वजन के मुताबिक हमें एक प्रोपोर्शंस की जरूरत होती है और उस प्रोपोर्शन को हम एक इंडेक्स के जरिए मेजर करते हैं जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जिसके अंदर BMI कहते हैं। जिसका मतलब यह है कि हम उसके वजन को और उसकी हाइट को कंपेयर करके उसके मुताबिक एक ऑप्टिमल लेवल बता देते हैं और इसके अंदर हम उसके ग्रेड कर देते हैं। एक सेहतमंद आदमी का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 20 से लेके 25 के दरमियान होना चाहिए। ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? ये बड़े आराम से आप इंटरनेट पे इसे चेक कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आपके मोबाइल फोन के अंदर इसके एप्लीकेशंस मौजूद हैं। क्या आप अपना कद और अपने वजन को उस पर एंटर करते हैं तो वो आपका BMI निकाल के आपको बता देगा। अगर आपका वजन 20 और 25 के दरमियान है तो आप उस जिसे हम कहते हैं हेल्दी रेंज में है। 25 से लेके 30 के दरमियान की रेंज को हम अनहेल्दी तो नहीं कहते, हम इसे ओवरवेट कहते हैं। ये मुनासिब तो नहीं है और बेहतर यह है कि आप 25 से कम हो लेकिन 30 तक गुजारा हो सकता है लेकिन गैर मुनासिब रेंज में है। 30 से 35 तक को हम ओबीस कहते हैं कि ये वाला ओवरवेट हो गया, ये मोटा हो गया है, इसको वजन कम करने की शदीद जरूरत है। और 35 से लेके आगे को हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं। इसके आगे से 2 ग्रेड हो सकते हैं, सीवियर ओबेसिटी और मॉर्बिड ओबेसिटी, लेकिन हम इसको जनरली मॉर्बिड ओबेसिटी के अंदर अगर इकट्ठा लंप करते हैं तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी सेहत के ऊपर शदीद असरात आने के इम्कानात हैं और इनको वजन कम करने की ज़रूरत है। सर क्या रीजंस हैं, ये होता क्यों है?
मोटापे को बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं कि इसके कुछ जीन्स का ताल्लुक है, कुछ मोटे माँ बाप के बच्चे भी मोटे होंगे, एनवायरनमेंट्स का ताल्लुक है, एक्सरसाइज का ताल्लुक है, आपके गट के फ्लोरा का ताल्लुक है कि आपके अंतड़ियों के अंदर जरासीम किस किस्म के पाए जाते हैं, और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ और बकाया तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन इसकी बॉटम लाइन सिर्फ एक है, कोई आदमी भी फालतू कैलोरीज के बगैर मोटा नहीं हो सकता। ये तमाम कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी कैलोरीज की या ज़्यादा मिकदार में खाने को या कैलोरी की कंजम्पशन को और यूटिलाइजेशन को कम करके। तो बुनियादी तौर पे आपका वजन आपके बैंक बैलेंस की तरह है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, दरमियान का बैलेंस आपका वजन है। अगर आप कैलोरीज ज़्यादा डालेंगे, खर्च कम करेंगे तो मोटापा आ जाएगा। ये बकाया जीन्स और आपकी दवाइयाँ और बकाया चीज़ें ये आपकी भूख को बढ़ा देती हैं, आप ज़्यादा खाते हैं या एक्सरसाइज को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ जाता है। तो ये ऑपरेट इसी सिंपल मैकेनिज्म पे करती हैं। राइट सर। और सर इसके असरात क्या हैं जो लोगों पे होते हैं इससे? अब मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा बात करूँ। एब्सोल्युटली। मोटापा जो है इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसमें वजन जो है वो एक प्योर सिंगुलैरिटी नहीं है, इस लिहाज से कि हमारा वजन जो है वो हमारी हड्डियों का वजन भी है, हमारे मसल्स का वजन भी है और चर्बी का वजन भी है। तो मसल्स और हड्डियां तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, ये चर्बी जो नुकसानदेह है। तो मोटापा जो है वो उस आदमी की चर्बी की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अगर लिया जाए तो जो हमारा वजन बढ़ता जाता है, हमारे यहाँ चर्बी की मिकदार बढ़ती जाती है और इस चर्बी की मिकदार के बढ़ने से मुख्तलिफ किस्म के असरात आते हैं। जो सबसे बड़ा असर है मोटापे के बायस वो हमारे हार्मोन्स की तब्दीली है। हमारी इंसुलिन जो जिस्म में पैदा होती है उसका असर होना बंद हो जाता है और इस स्टेट को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा अरसे तक चले तो इन लोगों को शुगर होने का इम्कान होता है, इन लोगों को दिल की बीमारियां होने का इम्कान होता है और ख़वातीन के अंदर इनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, इनकी ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है। मुंह पे बाल आ जाते हैं, पीरियड से रेगुलर हो जाते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते एंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो कि एक ही सिंगुलर बीमारी की अलामत है जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये मल्टीट्यूड ऑफ डिजीजेस का इलाज भी उतना ही आसान है कि हम इसकी वजन को कम करने की तरफ रुझान करें और उसके बाद में हम बात करेंगे कि वजन कैसे कम किया जाए। लेकिन ये तो सिर्फ एक कंपोनेंट है। अगर बहुत ज्यादा मोटापा हो जाए तो जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, खून के अंदर चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है, फेफड़ों पे दबाव आने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात को खराटे और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी, मोटापे के बायस ज्यादा चलने के बायस कमर और घुटनों पे फालतू बोझ लेके कैरी करने की वजह से घुटने घिस जाते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। इन लोगों को फालिज होने का इम्कान ज्यादा होता है, इन लोगों को दमा होने का इम्कान ज्यादा होता है और ओबेसिटी के अंदर कैंसर होने का भी इम्कान ज्यादा होता है, पर्टिकुलरली खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का। हमारे पाकिस्तान में जितनी मेजर बीमारियां पाई जा रही हैं उसके पीछे मुझे लग रहा है कि मोटापा कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारी बीमारियों में इजाफे की बुनियादी कोरिलेशन अगर देखें तो हमारी ओबेसिटी है। जो हमारी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, हमारे आबाओ अजदाद इतने मोटे नहीं थे क्योंकि वो खुद मजदूरी करती थी, खेतों में हल चलाते थे। अब खेतों में हल तो ट्रैक्टर चलाता है, हम खुद तो चलाते नहीं है, हम साइकिल नहीं चलाते, हम कोई वर्जिश नहीं करते। थोड़े फासले तक भी जाना हो तो मोटर बाइक के ऊपर या गाड़ी के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर जो ये मोटापे का रुझान बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर और इससे रिलेटेड जो बीमारियां मैंने गिनवाई उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपका सबसे अच्छा काम यह है कि बीमार होने से बचें और बीमार होने से बचने के लिए इन तमाम बीमारियों से सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आप वजन को कम करें। हमारे पाकिस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो क्या है और उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या हो सकता है? जैसे मैं बाहर अगर अमेरिका में जाऊँ तो वहाँ पे सब वेज ट्रेन्स वगैरह होती हैं, यू हैव टू वॉक, काफ़ी देर वॉक करनी पड़ती है और वहाँ पे लोग वॉकिंग को अच्छा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारी एक मेट्रो पे आप देखें जो हमारा दूसरा तबका है वो ही जाएगा सिर्फ, जिनके पास है ही नहीं, एक्सेस ही नहीं है, वरना बाकी लोग तो पसंद ही नहीं करेंगे। तो सर इस पे एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं चाहूँगी। पाकिस्तान के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पिछले 30-40 सालों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई है। इस वक्त हमारे यहाँ तकरीबन 64-65 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो कि बड़े मुल्कों से काफ़ी कम है। 67 तक चली गई है लेटेस्ट फिगर्स के अंदर।
लेकिन इसके अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्यूमुलेटिव इंडेक्स है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक मरने की तमाम वजूहात। हमारी ज्यादातर मोर्टेलिटी बचपन में हो जाती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, जिसके ऊपर हमने पिछली दफा भी बात की थी कि उन बच्चों के मरने की या इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ने की वजूहात ब्रेस्ट फीडिंग का ना होना, गैर मुनासिब गज़ा का होना और वैक्सीनेशन को मुनासिब वक्त के ऊपर ना लगाना, जिसकी वजह से बच्चों की अमवात इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारी टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट इज ड्रॉन डाउन बिकॉज ऑफ ह्यूज लॉस ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन जो जो हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमें सो कॉल्ड डीजनरेटिव डिजीजेस आनी शुरू हो जाती हैं। डीजनरेटिव डिजीजेस के अंदर मोटापे से रिलेटेड बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, कैंसर, स्ट्रोक, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप दुनिया के अंदर इन्फेक्शस डिजीज या एक्सीडेंट को रिप्लेस करती जा रही हैं। हमारे मुल्क में अभी भी ज्यादातर लोग इस वजह से मर जाते हैं कि उनके अंदर डीजनरेशन से पहले ही उनको इन्फेक्शन हो जाती है, टीबी हो जाती है, मलेरिया, टाइफॉइड, पेट की खराबियों से लोग फौत हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो बहुत सी बीमारियां हैं वो डीजनरेटिव से ज्यादा इन्फेक्शस हैं और उनके लिए इसको बढ़ाने के लिए बेहतर तरीका तो प्रिवेंशन का है। और यही हाल डीजनरेटिव डिजीजेस में प्रिवेंशन का है कि मोटापे को प्रिवेंट करने का तरीका ना सिर्फ खुराक की कमी है, बल्कि जिस तरह आपने बात बहुत मुनासिब तरीके से रिकमेंड किया कि वर्जिश का भी जरूरी है। हमारा मुल्क वर्जिश के लिए कंड्यूसिव नहीं है, हमें पैदल चलने में कुछ आर महसूस होता है, हमें वर्जिश करने का रुझान कम है और हम वर्जिश करने को मजदूरी समझते हैं और मजदूरी तो गरीब लोग करते हैं और हम गरीब लोग बनना नहीं चाहते। इसलिए एक सोशली मजदूरी करना या वर्जिश करना को बहुत अच्छा काम नहीं समझा जाता। तो सोल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और हम इसको इतना लाइटली ले रहे हैं। और जैसे बात हो रही थी आपसे भी और आप बता रहे थे कि कितना सोशली एक्सेप्टेड चीज़ है कि आप जी सेहतमंद घराने से हैं, भाई ऐसी कोई बात नहीं है और प्राउड फील करते हैं। बल्कि देखा जाए तो मर्द हजरात और औरतें भी जब आती हैं दे फील प्राउड, यू नो, कि अच्छा हम ये हैं और सारी डेकोरेटिव थिंग्स। That's right. What's the solution? सोल्यूशन जो है वो 3 लेवल के ऊपर किया जा सकता है। सबसे पहले कि हमें, जिस तरह आपने सबसे पहले बेड़ा उठाया कि इसको लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि मोटापा अच्छी भी चीज़ नहीं है और मोटापा के साथ ये बीमारियां होती हैं। और इसके अंदर आपका इनिशिएटिव एब्सोल्युटली वंडरफुल है, क्योंकि ये पहला स्टेप है जिसके अंदर आप लोगों को जहनी तौर पर आमादा कर लेते हैं कि मोटापे से बचना हमारे लिए जरूरी है। बकाया तमाम काम इसके बाद होंगे। जब हम जहनी तौर के ऊपर इस पे आमादा हो जाएंगे तो हम अगले काम करना शुरू करेंगे। अगले 2 काम अपनी खुराक की तब्दीली और उसके साथ वर्जिश है। खुराक की तब्दीली ना सिर्फ आपकी खुराक में कैलोरीज को कम कर देती है, बल्कि आपकी न्यूट्रिएंट्स के अंदर, अंतड़ियों के अंदर जो जरासीम का माहौल होता है, जिसे मेटाबॉलिक मिल्यू कहते हैं या माइक्रोबायोटा कहते हैं, हमारी खुराकों से भी तब्दील कर देती है। हमारी जो खाने के अंदर जितनी कैलोरीज हैं वो जरूरी नहीं है कि 100 की 100 100% एब्जॉर्ब हो जाएं। कुछ लोगों के अंदर ये 100% एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ लोगों के अंदर हाजमा कुछ इतना अच्छा नहीं होता, उसके अंदर 70% होती हैं, और कुछ लोगों का हाजमा इतना अच्छा होता है कि वो फाइबर को भी डिसॉल्व करके ग्लूकोज की सूरत में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो व्हेंस यू मेजर कैलोरीज, कहते हैं कि मैंने 100 कैलोरीज खाई हैं, तो वो 100 नहीं होती, कुछ लोगों में वो 70 होती हैं, कुछ लोगों में 130 होती हैं। और ये इतना फर्क होता है। कहते हैं मैंने भी एक टोस्ट खाया और दूसरे ने भी एक टोस्ट खाया, तो हर बंदे को उससे एक जैसी कैलोरीज नहीं है। कहने का मतलब ये था कि हम जब डाइट करते हैं तो सिर्फ कैलोरीज को चेंज नहीं कर रहे होते, बल्कि उस पर डाइट पे डिपेंडेंट हमारे अंतड़ियों के जरासीम भी चेंज हो जाते हैं, जो कि टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज की एब्जॉर्प्शन को चेंज कर देते हैं। इस लिहाज से आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक अप्रोप्रिएट अंदाज में बैलेंस डाइट आपको देने से आपकी ना सिर्फ सेहत के ऊपर असर पड़ेगा, बल्कि आपका टोटल चर्बी की मिकदार कम हो जाएगी। और चर्बी की मिकदार कम करनी जरूरी है, हमारे मसल्स की और बोन्स की मिकदार कम करनी जरूरी नहीं है। और मसल्स और बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट डेली जरूरी है। व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज? कुछ लोगों के सर थोड़ा एडवाइस कर दें जो बेशक घर में हैं, अगर वो जिम नहीं जा सकते, जिम दूर है, या वो सुस्त हैं, या वो घर में ही करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डेली स्मॉल अमाउंट में। आपकी बहुत सी वर्जिश डिपेंडेंट है कि आपके साथ एसोसिएटेड बीमारियां क्या हैं। अगर आपके जोड़ खराब हैं तो जाहिर है आप वर्जिश नहीं कर सकते। अगर किसी के जोड़ खराब हैं तो वो स्विमिंग कर सकता है, वो योगा कर सकता है, वो बिस्तर पे लेट के हाथों की वर्जिश कर सकता है। पुराने जमाने में दूध बलोया जाता था, वो दूध बलोने का भी बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ और भी नहीं हो सकता तो आप बुनियादी तौर के ऊपर
بہت سے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کریں, گھریلو کام کو بڑھا کے اس میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ تو ڈیلی سر روٹین ہوگی نا, اس میں تو آپ کو ایسا نہیں کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا. آپ کر رہے ہیں گھر کا, آپ جو اپنی میڈ کو کہہ رہے ہیں کہ جائیں چیزیں لے کر آؤ اوپر سے یا دوسرے کمرے سے, وہ آپ خود کر لیں. ایبسلیوٹلی. میں نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ لائیں مجھے پانی کا گلاس دیں, اب مجھے گولی نکال کے دیں, پھر گولی منہ میں ڈالیں, پھر گلاس کو واپس رکھ کے آئیں, وہ میڈ کر رہی ہے. ڈو اٹ یور سیلف. آپ خود کریں, اس میں آپ کی صحت میں اضافہ ہوگا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے گھر کے اندر سیڑھیاں ہیں, اور اگر آپ کے گھٹنے اور کمر ٹھیک ہے تو آپ سیڑھیوں کو 3-4 دفعہ اوپر نیچے چڑھنے میں بہت فائدہ ہے. آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اس کے لیے ایک وقت نکالیے, 5 منٹ روز کا صبح اور 5 منٹ شام. اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. Once you start doing it, you will start feeling healthy. آپ کو اس کی ریٹرن ملنی شروع ہو جائے گی, اور پھر آپ کے لیے کام مشکل نہیں رہے گا. When we talk about depression and migraine, both of these two things, جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈپریسو ہمارے موڈ سوئنگز آتے ہیں اور ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں, اور میگرین اور ہمارے سر میں درد ہوتی ہے, کیا اس کا بھی کوئی تعلق ہے سر موٹاپے سے؟ اور اگر ہم اپنا لائف سٹائل بدلتے ہیں تو اس سے کیسے افیکٹ ہوتا ہے؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے. اس میں یہ ویل نون میڈیکل فیکٹ ہے کہ ڈپریشن کی گولیاں اور نیند کی گولیوں سے بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ڈپریشن اور نیند کی گولیاں ایکسرسائز کی پروپنسٹی کو, ایکسرسائز کی انٹینسٹی کو بھی کم کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے نیٹ افیکٹ وزن کے گین ہونے کی صورت میں ہے. یہ جو ڈپریشن ہے یا نیند کا نہ آنا ہے, یہ بھی ایک وشس سرکل ہے. اگر آپ ورزش نہیں کریں گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, اگر آپ ورزش کریں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی, اور جب نیند آ جائے گی تو آپ کو نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جب آپ ورزش نہیں کرتے, آپ کو نیند نہیں آتی, آپ اس کے لیے گولی کھاتے ہیں, گولی کھانے سے آپ کو بھوک بڑھ جاتی ہے, آپ کا وزن مزید بڑھ جاتا ہے, آپ کو ایکسرسائز کرنے کی مزید نقاہت ہو جاتی ہے, اور ایک وشس سرکل میں آپ کا آہستہ آہستہ وزن بڑھتا جاتا ہے اور آپ نیند کی گولیاں بڑھاتے جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں یوتھ کا جو آج کل حال ہے, کافی بچے سوسائڈل ہو گئے ہیں, بچے بھی سوسائڈل ہو گئے ہیں اور بڑے بھی ہو رہے ہیں. جو سوسائٹی میں کمپٹیشن چل رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو مجھے خود ایکسرسائز اور ڈائٹ نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے. ایبسلیوٹلی. میگرین بنیادی طور پہ فنڈامنٹلی آپ کی نیند اور خوراک کی ریجمنٹڈ رجیم کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے. صحیح وقت کے اوپر اٹھیں, صحیح وقت کے اوپر کھانا کھائیں, صحیح وقت کے اوپر اپنے سونے کے لیے چلے جائیں. اگر آپ یہ ریجمنٹڈ صحیح وقت کے اوپر تمام کام کریں تو آپ کی آدھی میگرین ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن ہم تو اسنیکنگ کرنے کے عادی ہیں نا, آپ تمام ہر وقت جو بھی کھانا آ جائے تو کہیں پہ چلے جائیں تو وہ پہلے ہی آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں پیش کر دیتے ہیں. تو کھانا پینا ہماری سوسائٹی کا ایک قسم کا انٹرٹینمنٹ ہے. I think this is the only entertainment we have. اسی لیے آپ کمپیئر کریں ریٹس آف کھانا ان US and پاکستان. پاکستان از مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو US. اچھا سر, بات اب میں کروں گی ریلیجس اسپیکٹ کی, کہ ہمارا دین, ہمارا مذہب جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ موٹاپے کے بارے میں اور اپنا خیال رکھنے کے بارے میں. اگر ہم اپنے مذہب کے اندر دیکھیں تو رمضان کا ایک پورا مہینہ رب نے ہمارے لیے مقرر کیا کہ اس کے اندر صبح سے شام تک آپ نے کم کھانا کھانا ہے, اور نہیں کھانا تاکہ آپ کے معدے کو اس کی عادت ہو جائے. سنت کے اندر روزوں کی بہت فضیلت ہے, صرف یہی نہیں, نفلی روزوں کی بھی فضیلت ہے. ہمارے رسول پاک نے جتنی حدیثیں کم کھانے کے اوپر اور خوراک کی حوث کو کم کرنے کے اوپر دی ہیں, شاید کسی اور چیز کے اوپر نہیں دی. اور ہماری سنت ہے کہ ہمارے رسول اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے پھرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کر نہیں سکتے تھے, یہ ہمارے لیے ایک سنت بنانے کے لیے ہے کہ یہ فالتو کھانا کو بہت اچھی چیز نہیں ہے. وہ تمام چیزیں جو سائنس آج 1500-1400 سال کے بعد ڈسکور کر رہی ہے, وہ ہمارے مذہب نے اور ہمارے رسول نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھیں. اگر ہم صرف اس کی بات پہ عمل کریں تو ہمیں یہ بہت سی بیماریاں, بہت سی تکلیفیں, بہت سی ہاسپٹل ایڈمیشنز, بہت سی ذہنی تکالیف سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو نماز پڑھتے ہیں, یہ از دیٹ سم کائنڈ آف ایکسرسائز ٹو؟ کیونکہ اشفاق احمد صاحب کی کتاب میں بڑے مزے کا انہوں نے ایک گفتگو مکالمہ کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے بڑے مزے کا لکھا ہوا ہے. بچپن میں ہم نے اس پہ تھیٹر بھی کیا تھا, جس میں وہ ایک لڑکی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, بچی کو, مینز ینگ لڑکی کو, کہ اچھا تم روزے رکھ لو, تم یہ کر لو, اچھا تم نماز پڑھ لو, دیکھو نماز, دیکھو ایکسرسائز یہ ہے نا, تمہیں شوق ہے ایکسرسائز کرنے کا, دیکھو تم پتلی ہو جاؤ گی. تو ایک موٹیویٹ کرنے کا طریقہ تھا. کچھ لوگ اس وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نماز تو صرف ایکسرسائز ہے, بٹ میں اس وقت اس کے فزیکل بینیفٹس کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. نماز جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر
آپ کے لیے ایک ریپریو ہے فرام ریگولر ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی. آپ اپنے اس ریٹ ریس میں سے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں کانسٹنٹلی ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں، اس سے علیحدہ ہو کے اپنے سکون کے لیے اٹس لائک یوگا، اٹس لائک تھنکنگ اینڈ اٹس لائک حاضری رب کے سامنے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہے. اس کے ساتھ جو ایکسرسائز کا کمپوننٹ وہ تو ہے ہی، اور خاص طور پہ اگر مسجد میں جا کے آپ نے کرنی ہے تو وہ تو پھر آپ کا ایکسرسائز کا کمپوننٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے. اور یہ والی جو ایکسرسائز ہے یہ تو ایڈیشنل ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی جو ایموشنل ہیلتھ کے اوپر جو ایفیکٹس ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں، اور اس سے یہ ڈپریشن اور بقایا چیزوں کی علامات کم ہو جاتی ہیں. اور جب ڈپریشن کم ہوگی تو آپ نیند کی اور ڈپریشن کی گولیاں نہیں کھائیں گے. جب ڈپریشن کی گولیاں نہیں کھائیں گے تو وزن خود ہی کم ہو جائے گا. سر یہ میڈیسنز جو ہوتی ہیں، اگر میں موٹی ہوں اور میں چاہتی ہوں میں پتلی ہو جاؤں، میں میڈیسنز لینا شروع کر دوں، جو بہت سے سپلیمنٹس بھی ہوتے ہیں آج کل، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج کل کچھ میڈیسنس ایسی ہیں، دو قسم کی میڈیسنس ہم کر سکتے ہیں. ایک ہے سپلیمنٹس یہ ہے کہ جب آپ کھانے میں بقایا چیزوں کی کم کرتے ہیں تو پروٹین کی کمی نہ ہو جائے. اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ ہیلدی بیلنسڈ ڈائٹ کے اوپر جائیں تو کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ماں سوائے کچھ وائٹامنس کے، وائٹامن ڈی اور کچھ وائٹامنس کی شاید آپ کو ضرورت ہو. کارڈ آئل، کارڈ لیور آئل، دیٹس رائٹ، اس قسم کا وہ کچھ ملٹی وائٹامنس کی شاید آپ کو ضرورت ہو. تو دوسرے لفظوں میں آپ ایک طرف وزن کو کم کر دیتے ہیں اور اس سے آپ کو ہیلتھ بینیفٹس آتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان گولیوں کے اپنے ہی بذات ہی نقصانات ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ عام طور کے اوپر بہت ریکمینڈڈ مینجمنٹ کا پلان نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر میں تھائرائڈ کی گولی کھا لوں گا، تھائروکسن کھا لوں گا تو میرا میٹابولزم تیز ہو جائے گا اور میرا وزن کم ہو جائے گا. یہ ایبسلیوٹلی رانگ ہے. یہ صرف ان لوگوں کو ضرورت ہے جن کا تھائرائڈ انڈر ایکٹیو ہو. تھائرائڈ کی فالتو گولی کھانے سے آپ کے دل کے اوپر، جسم کے اوپر شدید اثرات ہو کے ایریتمیا ہو کے مرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو سینگ آل دیٹ گولیاں جو ہیں آن بیلنس موجود تو ہیں، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہے اور ان کا رسک بینیفٹ ریشو کو بہت اچھا نہیں ہے. یہ شارٹ ٹرم کے لیے شاید آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کر دے، لیکن لانگ ٹرم میں اس پہ ڈیپینڈ کر کے وزن کم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان میں یوز کر رہے ہیں میڈیسنز، اور تھائرائڈ کی جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی بہت لوگ یوز کریں ہیں. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے اس بارے میں. بی کیئرفل اباؤٹ دس. میں چاہتی ہوں میں اپنے بارے میں سب کو جانوں، کتنا فیٹ ہے، کیا نہیں ہے، کیلشیم وٹامن کی کمی ہے، مجھے کیسی چیزیں کھانی ہے. کیا ایسا کوئی ٹیسٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میں کروا سکتی ہوں؟ بنیادی طور کے اوپر آپ ایک اچھے فزیشین کے پاس جا کے اگر آپ سمپل بلڈ ٹیسٹ CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروا لیں تو اس کے اندر آپ کی ہیموگلوبن کی مقدار، آئرن کی مقدار، آپ کے اندر فولک ایسڈ اور B12 کی ڈیفیشنسی اور بہت ساری علامات کا پتہ لگ جاتا ہے. آپ کو آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے شاید وائٹامن ڈی کے ٹیسٹ کی کرانے کی ضرورت ہوگی اور گردوں کے ٹیسٹ کرانے کی آپ کو شاید ضرورت ہوگی. لیکن عام ہیلدی آدمی کے اندر زیادہ تر جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ شوگر کے حوالے سے، دل کے حوالے سے، کولیسٹرول کے حوالے سے اور جگر کے حوالے سے ہوتی ہیں. اور اس کے لیے ایک مناسب ڈاکٹر کے پاس جا کے اگر آپ اوور ویٹ ہیں، آپ کا BMI 30 سے اوپر ہے، اور BMI کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر 30 سے اوپر ہے تو آپ ضرور اپنے ایک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی ابتدائی ٹیسٹ کروا لیجئے، پرٹیکولرلی دل سے اور شوگر سے ریلیٹڈ جو ہیں. اس کے اندر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو موربڈلی اوبیز لوگ ہیں یا جن کا BMI 40 سے اوپر ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے آج کل ایک سرجری بھی آ گئی ہے جس کے اندر ہم میدے کو کاٹ کے چھوٹا کر دیتے ہیں، اور اس کو چھوٹا کرنے سے میدے کی کھانے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. نہ صرف کھانے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے بلکہ میدے سے جو ہارمونز نکلتے ہیں جو ہمارے دماغ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کافی کھا لیا ہے، وہ اس کی مقدار بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو جب ہم اس میدے کو چھوٹا کر دیتے ہیں تو سگنیفیکنٹ ویٹ لاس ہوتا ہے. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا موٹا ہونے ہی نہ دیں. جو ہی آپ کا BMI 25 سے اوپر جانا شروع کرے، آپ اس کے لیے کوشش شروع کر دیجیے. آئی تھنک سر ساری چیزوں میں بات یہی آتی ہے کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. اب یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، آپ اپنے لوگوں تک پہنچائیں، آپ ان کو کہیں کہ وہ آگے پہنچائیں، بیکاز اسی طریقے سے جب آگاہی آئے گی تو ہی ہم اپنے آپ کا خیال رکھ سکیں گے اور دوسروں کا بھی خیال رکھ سکیں گے. سر تھینک یو سو مچ. آئی تھنک وی ہیو کورڈ موسٹ آف دا ٹاپکس اینڈ وی آر ریئلی تھینکفل کہ آپ نے ٹائم دیا ہے. اٹس پلیزر. بات صرف اتنی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. ہمارا یہ فرض بھی ہے، ہمارا جو جسم ہے امانت ہے اللہ کی طرف سے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے. اور آپ لوگوں سے دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.